नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। बुलेटिन में आज बात होगी दिल्ली कूच पर मचे बवाल की, मोदी सरकार के खिलाफ लेफ्ट के हल्ला बोल की, जानेंगे कि नीतीश कुमार क्यों फंसते दिख रहे हैं मुश्किल में, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी भ्रष्टाचार पर देश की हालत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में राज्यसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी, नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू। उम्मीदवार 3 दिसंबर तक दाखिल कर सकेंगे नामांकन। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, कहा भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से अधिक जोरदार वापसी की, त्योहारी सीजन के बाद मांग में स्थिरता पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता। कांग्रेस में अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया तेज, शुक्रवार को होगी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक, अध्यक्ष के चुनाव के लिए अहम होगी बैठक। लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए रेलवे की ईएसएस सुविधा, ऑनलाइन पीएफ बैलेंस चेक करने और पीएफ एडवांस के लिए आवेदन कर सकेंगे। रेल मंत्रालय ने बयान जारी करके दी जानकारी। और बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स 431 अंकों की तेजी के साथ 44,000 के पार, और निफ्टी 155 अंकों की तेजी के साथ 13,014 पर हुआ बंद। देश में इस समय हंगामा मचा हुआ है। अन्नदाता हो या मजदूर सरकार से नाराज हैं। ये नाराजगी यूं ही नहीं है, इसके पीछे हैं सरकार द्वारा बनाए गए वो कानून जिन्हें हाल ही में संसद में पास करके लागू किया गया है। श्रम कानून हो या फिर कृषि कानून, सरकार ने ना तो श्रमिकों के हितों की सोची और ना ही अन्नदाताओं के दर्द को समझा। विपक्ष तो शुरुआत से ही आरोप लगा रहा है कि ये कानून चंद उद्योगपतियों की मदद के लिए बनाए गए हैं। आज श्रम संगठनों ने जहां भारत बंद का ऐलान किया था, वहीं अन्नदाताओं ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था, और इन दोनों का असर दिखाई दिया। भारत बंद कई स्थानों पर पूरी तरह से सफल रहा। वहीं अन्नदाताओं के कूच को लेकर केंद्र और बीजेपी शासित हरियाणा सरकार दादागिरी पर उतारू देखी गई। सर्दी के मौसम में आंदोलनकारियों पर पानी की बौछार की गई, आंसू गैस का प्रयोग किया गया। हर वो रास्ता सरकार ने अपनाया जिससे उन्हें झुकाया जा सके, लेकिन अन्नदाताओं के कदम न थम रहे हैं और न हौसला टूट रहा है। और आज इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजीव जी। राजीव जी, स्वागत है आपका। राजीव जी, देश पहले ही संक्रमण को लेकर परेशान है, ऊपर से मोदी सरकार जिस तरह के कानून ला रही है उससे लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। पंजाब में अन्नदाता 2 महीने आंदोलन करते हैं, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। अब जब हालात बिगड़ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि 3 दिसंबर को सरकार बात करेगी। सरकार तुरंत बात क्यों नहीं कर सकती? क्यों उसके पास अन्नदाताओं से बात करने के लिए समय नहीं है? देखिए दामिनी, ये बार बार जाहिर हो रहा है कि मौजूदा सरकार का रवैया गरीबों के लिए सहानुभूतिपूर्ण बिल्कुल नहीं है। बीते 6 सालों में हमारे देश में अन्नदाता जो हैं वो कई बार अपनी चिंताओं को लेकर सड़कों पर आए हैं। कभी तपती धूप में मिलों चले हैं, तो कभी कड़ाके की ठंड में मार्च निकाला, तो कभी आधे कपड़ों में प्रदर्शन किया। इस बार भी हजारों अन्नदाता अपने खेतों को छोड़कर दिल्ली आने की तैयारी में हैं, ताकि सरकार को ये बता सकें कि उसके बनाए हुए कानूनों से उन्हें क्या तकलीफ है। लेकिन इस बार भी सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, और न ही उन्हें दिल्ली के भीतर आने दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कायदे से लोक कल्याणकारी सरकार को सबसे पहले अपनी गरीब और पीड़ित जनता की सुध लेनी चाहिए, उनकी बात सुनने के लिए वक्त होना चाहिए। मगर लगता है कि मोदी सरकार के पास उद्योगपतियों की बातें सुनने, उनकी सलाह मानने और उनकी सुविधा के लिए फैसले लेने का वक्त है, और गरीब मजबूर जो जनता है, लोग हैं, उनके लिए सिर्फ आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें हैं। यह देखकर दुख होता है दामिनी कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली मोदी सरकार को देश के पीड़ित तबके का दुख दिखाई ही नहीं देता है। अगर ऐसा होता तो आज कई महीनों से दुखी नाराज अन्नदाताओं की बात सुनी जाती, एमएसपी को कानून में शामिल करने की बात, उनकी मांग जो है वो मानी जाती, श्रम कानूनों में मजदूरों के हितों को चोट पहुंचाने वाले बदलाव नहीं किए जाते, और देश में सब कुछ निजी हाथों में सौंपने की जल्दबाजी जो है वो सरकार नहीं करती। लेकिन यहां तो सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है दामिनी। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। तो अब रुख करते हैं अगली खबर का। पश्चिम बंगाल में अगले साल के शुरू में विधानसभा का चुनाव होना है। राज्य में मुकाबला टीएमसी और बीजेपी में माना जा रहा है। ऐसे में लेफ्ट पार्टियां बंगाल में अपनी जमीन तलाश कर रही हैं। इसी कड़ी में बंगाल में लेफ्ट यूनियनों ने श्रम कानून को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है।
तो क्या है बंगाल में लेफ्ट का हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल में अगले साल के शुरू में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसे लेकर बंगाल की राजनीति में लगातार उबाल आ रहा है। बंगाल में अपना जनाधार खो चुकी लेफ्ट पार्टियां अपनी सियासी जमीन को फिर से मजबूत करने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में लेफ्ट यूनियंस राज्य में जगह जगह केंद्र सरकार के श्रम कानून में किए गए बदलाव को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। कोलकाता नॉर्थ 24 परगना में लेफ्ट ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में लेफ्ट यूनियनों ने हाईवे से लेकर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। यूनियन का कहना है कि उनकी मांग पूरी होने तक हल्ला बोल जारी रहेगा। आपको बता दें कि आज देश के कई बैंक कर्मचारी ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल बुलाई है। केंद्र सरकार द्वारा लेबर लॉ में बदलाव किया गया है, जिसका विरोध किया जा रहा है। आरोप है कि केंद्र के नए कानून के कारण कर्मचारियों को दिक्कतें होंगी और उनके हकों को मारा जा रहा है। बहरहाल लेफ्ट यूनियनों के द्वारा की जा रही इस स्ट्राइक को पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। लेफ्ट की एक बार फिर पार्टी में जान फूंकने की कोशिश मानी जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि लेफ्ट, कांग्रेस और अन्य संगठनों ने जो विरोध प्रदर्शन किया है उसका जमीन पर कोई असर नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लेफ्ट का ये विरोध प्रदर्शन बंगाल की राजनीति में कितना असर दिखाता है, क्या बंगाल में फिर से लेफ्ट की वापसी होगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। पश्चिम बंगाल में सभी दल चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। लेफ्ट पार्टियों की ओर से इसे लेकर आज अपनी ताकत भी दिखाई गई। वहीं आज संविधान दिवस भी था और इस मौके पर पीएम मोदी ने एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन की बात पर जोर दिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान मुंबई हमले में शहीद हुए लोगों को नमन किया और कहा कि 2008 में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोला था। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई थी। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत नई नीति रीति के साथ आतंकवाद का सामना कर रहा है। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि संविधान की रक्षा में न्यायपालिका की काफी बड़ी भूमिका है। 70 के दशक में इसे भंग करने की कोशिश की गई, लेकिन संविधान ने ही इसका जवाब दिया। इमरजेंसी के दौर के बाद सिस्टम मजबूत भी होता गया, उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिला है। इसी के साथ पीएम मोदी ने एक बार फिर देश का ध्यान वन नेशन वन इलेक्शन की ओर खींचा और इसे वक्त की जरूरत बताया। पीएम मोदी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन आज भारत की जरूरत है। देश में हर कुछ महीने में कहीं न कहीं चुनाव हो रहे होते हैं, ऐसे में इस पर मंथन शुरू होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि अब हमें पूरी तरह से डिजिटलीकरण की ओर बढ़ना चाहिए और कागज के इस्तेमाल को बंद करना चाहिए। आज़ादी के 75 साल को देखते हुए हमें खुद टारगेट तय करना चाहिए। पीएम मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन चिंता ये है कि यदि कोई सरकार अपने कार्यकाल के शुरुआत में ही मुश्किल में फंस जाए और चुनाव की नौबत आ जाए तो क्या होगा। जैसे इस समय बिहार में चुनाव हुए हैं, लेकिन शुरुआत से ही नीतीश सरकार मुश्किल में फंसती दिख रही है। चुनाव का मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। देखिए हमारी रिपोर्ट। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बन चुकी है, लेकिन महागठबंधन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव अभी भी दावे कर रहे हैं कि जनता ने फैसला उनके पक्ष में ही सुनाया था, लेकिन चुनाव आयोग का जो निर्णय है हम उसे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसे कोर्ट में चुनौती देने का रास्ता हमारे पास खुला हुआ है। और अब महागठबंधन की ओर से चुनाव परिणाम को चुनौती देने की तैयारी भी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनावों में हिलसा सीट से चुनाव लड़े आरजेडी उम्मीदवार शक्ति सिंह यादव जेडीयू उम्मीदवार से 12 वोटों से चुनाव हार गए थे। शक्ति सिंह का दावा था कि वो चुनाव जीत चुके थे, लेकिन प्रशासन ने सरकार के दबाव में उन्हें हरा दिया। शक्ति सिंह चुनाव परिणाम के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। अपने हलफनामे में शक्ति सिंह ने कहा कि काउंटिंग पूरी होने पर मैं 549 वोटों से जीत गया था, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने बताया कि मैं 12 वोटों से चुनाव हार चुका हूं। 33 राउंड की गिनती में 32वें राउंड तक आरजेडी आगे रही, जीत तय हो चुकी थी, लेकिन फिर अचानक रिटर्निंग अफसर ने टेबल लेटिंग में फेरबदल कर दिया। पोस्टल बैलेट में पहले मैं 17 वोटों से आगे था, लेकिन मतगणना के अंत में पीछे दिखा दिया। मतगणना के आरजेडी को मिले 16 वोट रद्द कर दिए गए और मुझे हारा बता दिया गया। चुनाव आयोग के नियमानुसार पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होती है, लेकिन मेरे मामले में पोस्टल बैलेट आखिर में गिने गए। शक्ति सिंह दावा कर रहे हैं कि यदि काउंटिंग निष्पक्ष होती तो वो चुनाव जीत चुके थे। अब शक्ति सिंह के पक्ष में दलीलें देने की जिम्मेदारी कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी संभाल सकते हैं और उनकी ओर से इसके संकेत भी दे दिए गए हैं। जी हां,
अब तक कांग्रेस सरकारों की ओर से कोर्ट में पेश हो चुके अभिषेक मनु सिंघवी महागठबंधन के कम वोटों से हारे उम्मीदवारों की ओर से कोर्ट में पेश हो सकते हैं। शक्ति सिंह के बाद अब महागठबंधन के कई और हारे हुए उम्मीदवार भी काउंटिंग को लेकर हाई कोर्ट जा सकते हैं, जिनमें से भोरे विधानसभा सीट से 462 वोटों से हारे सीपीआई उम्मीदवार जितेंद्र पासवान, बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा सीट से 484 वोटों से हारे सीपीआई के अवधेश कुमार राय, चकाई विधानसभा सीट 581 वोटों से हारी आरजेडी की सावित्री देवी, बारबीघा विधानसभा सीट से 113 वोटों से हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी गजानन शाही भी हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। बिहार में नीतीश कुमार मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं तो मुश्किलें सुशील मोदी की भी बड़ी हुई हैं। लालू यादव को घेरने के चक्कर में सुशील मोदी खुद भी घिरते दिख रहे हैं। हालत ये हो गई है कि सुशील मोदी को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा है। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जहां आरजेडी बीजेपी पर खरीद फरोख्त की राजनीति करने का आरोप लगा रही थी, वहीं विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने लालू यादव पर ही विधायकों को लालच देने का आरोप मढ़ दिया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने लालू यादव का कथित ऑडियो क्लिप शेयर किया है, जिसमें वो बीजेपी के विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ मोदी ने एक ट्वीट और किया जो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इस ट्वीट को लेकर न सिर्फ विपक्षी दल ने मोर्चा खोल दिया है, बल्कि ट्विटर भी एक्शन मोड में आ गया है। ट्विटर ने सुशील मोदी का वो ट्वीट डिलीट कर दिया है जिसमें उन्होंने एक नंबर साझा किया था। उनका आरोप था कि इस नंबर से आरजेडी प्रमुख लालू यादव रांची की जेल से फोन कर रहे हैं और एनडीए के विधायकों को लालच दे रहे हैं। बिहार में हुए विधानसभा स्पीकर के चुनाव से पहले सुशील मोदी ने ये दावा किया था। उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने वापस उस नंबर पर फोन मिलाया तो लालू यादव ने ही फोन उठाया था। अब नंबर वाले ट्वीट पर एक्शन लेते हुए ट्विटर ने उसे डिलीट कर दिया है। कंपनी के मुताबिक इस ट्वीट में नियमों का उल्लंघन किया गया था। वहीं आरजेडी ने भी सुशील मोदी की घेराबंदी की है। विपक्षी दल का कहना है कि मोदी को ये नंबर कहां से मिला। वो हमारे खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो खुद गलत काम करता है वो दूसरों पर भी वैसा ही आरोप लगाता है। ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अब ट्विटर से लेकर आरजेडी तक नंबर वाले ट्वीट को लेकर बीजेपी पर बरस रहे हैं। हालांकि सुशील मोदी ने अब तक इस बात का खुलासा नहीं किया है कि वो नंबर कहां से आया, यानी शक के घेरे में अब बीजेपी भी आ गई है। ऐसे में देखना होगा कि कहीं ये नंबर बीजेपी का ही गेम ना बिगाड़ दे। बिहार में एनडीए घिरता दिख रहा है तो वहीं महाराष्ट्र में भी सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना ने बीजेपी को घेर रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उनके ही बयान पर शिवसेना ने खरी खोटी सुना दी है। शिवसेना क्यों भड़की हुई है, देखिए हमारी रिपोर्ट। महाराष्ट्र में क्या बीजेपी की सरकार बनेगी? क्या सूबे में सत्ता परिवर्तन होगा? क्या बीजेपी अब महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस चलाने को तैयार है? ये सवाल बीजेपी नेताओं के उस दावे के बाद उठ रहे हैं जिसमें वो लगातार ये दम भर रहे हैं कि जल्दी राज्य में उनकी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। आज भी पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक बार फिर राज्य में सरकार बनाने जा रही है। महाअघाड़ी गठबंधन बेमेल है, इसलिए हम लोग जब चाहे तब सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इतिहास में ऐसी गठबंधन सरकार लंबे समय तक कभी नहीं चली है, ये भी नहीं चलेगी। एक बार फिर इनकी सरकार गिरी तो हम लोग सत्ता में आ जाएंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के नेता सरकार में आने की ताल ठोक रहे हैं। इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने दावा किया था कि पार्टी महाराष्ट्र में अगले 2 से 3 महीनों में सरकार बना लेगी और इसके लिए उसने तैयारियां शुरू कर ली हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में नहीं आएगी। हम अगले 2-3 महीनों में यहाँ सरकार बनाएंगे और हम इस पर काम कर रहे हैं। हम विधान परिषद चुनावों के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के इन बयानों के बाद ऑपरेशन लोटस के संकेत मिलने लगे हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी सूबे में खरीद फरोख्त शुरू करने वाली है। बीजेपी की इसी फितरत को समझते हुए शिवसेना ने विपक्षी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, वो सरकार नहीं बना पाएगी। अब सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टी अपने अपने दावे कर रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र की सियासत नया मोड़ लेती दिख रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी के हाथ से सत्ता निकल गई तो अब वो पश्चिम बंगाल में ममता के हाथ से सत्ता लेना चाहती है, लेकिन दीदी इतनी आसानी से बीजेपी को राज्य में जगह देने को तैयार नहीं है। तभी तो उन्होंने बीजेपी को उसी की रणनीति से घेरने की तैयारी कर ली है। देखिए रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। बीजेपी बंगाल के सत्ता में आने के लिए बेताब है तो टीएमसी अपनी सत्ता बचाए रखने की कवायद में जुटी है। ममता बनर्जी सियासी रणभूमि में उतरकर अपने राजनीतिक समीकरण दुरुस्त कर रही हैं। उनका फोकस उन इलाकों और जातीय समीकरणों पर है जिस पर बीजेपी नजर टिकाए हुए है। पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस महीने के शुरू में 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। उन्होंने आदिवासियों के गढ़ बांकुड़ा जिले का दौरा भी किया। अमित शाह के जाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बांकुड़ा पहुंची और उन्होंने यहां 4 दिन गुजारे। इस दौरान ममता ने सिर्फ आदिवासियों से ही मुलाकात नहीं की बल्कि कूच बिहार के राजवंशी समाज, 24 परगना इलाके के मतुआ समाज और हिंदी भाषियों के बीच भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश की। अमित शाह ने बांकुड़ा के जिस रविंद्र भवन में बीजेपी नेताओं के साथ सांगठनिक बैठक की थी, ममता बनर्जी ने भी उसी जगह पर बैठक करके राजवंशी नेता और समाज सुधारक पंचानन वर्मा के जन्मदिन पर सरकारी छुट्टी का ऐलान किया। पंचानन वर्मा को ठाकुर पंचानन और रॉय साहब के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल के कूच बिहार सहित कुछ जिलों में राजवंशी समुदाय के लोगों का अच्छा खासा प्रभाव है। कूच बिहार इलाके में बीजेपी अपना सियासी आधार मजबूत करने में लगी हुई थी, जिसे देखते हुए ममता ने ये दांव चला है। इसी के साथ मतुआ समाज को साधने के लिए शाह के दौरे के बाद पहुंची ममता बनर्जी ने नॉर्थ 24 परगना जिले के ठाकुर नगर में मतुआ बोर्ड का मुख्यालय स्थापित करने का ऐलान किया। ये समुदाय टीएमसी का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। ममता को लेफ्ट के खिलाफ माहौल बनाने में मतुआ समाज का समर्थन मिला था। ममता ने मतुआ विकास बोर्ड को 10 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया। वहीं बिरसा मुंडा को पश्चिम बंगाल में आदिवासी समुदाय के लोग भगवान की तरह पूजते हैं। यही वजह है कि अमित शाह से लेकर ममता बनर्जी तक बिरसा मुंडा के जरिए बंगाल के आदिवासी समाज को साधने की कोशिश में है। इसके लिए ममता ने बाउडी कल्चरल बोर्ड के मुख्यालय को बांकुड़ा और बागदी बोर्ड का वर्तमान में करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही दोनों बोर्ड को 5-5 करोड़ रुपए भी देने की घोषणा की है। बंगाल ऐसा राज्य है जहां बड़ी संख्या में यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, पंजाब के लोग दशकों से रह रहे हैं। बंगाल इनकी कर्मभूमि बन चुका है। हिंदी भाषी मतदाता को साधने के लिए ममता बनर्जी ने पार्टी स्तर पर हिंदी प्रकोष्ठ का पुनर्गठन किया और सरकारी स्तर पर हिंदी एकेडमी को भी नया रूप दिया। महापर्व छठ पर सरकारी छुट्टी जैसे ऐलान ममता सरकार ने किए हैं, जिन्हें अब प्रमोट करने की रणनीति टीएमसी ने बनाई है। यानी ममता अब बीजेपी को उसकी ही रणनीति से हराने की तैयारी कर रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात एक ऐसी खबर की जिस पर शर्मिंदगी महसूस हो। पीएम मोदी दावा करते हैं कि भारत को दुनिया के विकसित देशों में शामिल करेंगे, दूर दूर तक देश का नाम रोशन होगा। लेकिन ऐसे मामले में देश टॉप पर पहुंच गया है जिससे देशवासियों को शर्म महसूस हो। देश की बदनामी करने वाला ये रिकॉर्ड क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट। न खाऊंगा ना ही खाने दूंगा, यही दम भर कर पीएम मोदी ने 2014 में देश की सत्ता संभाली थी। लेकिन आज आलम यह है कि मोदी राज में लोग जमकर खा भी रहे हैं और देश को लूट भी रहे हैं। इसी का नतीजा है कि देश ने विकास की दौड़ में पिछड़ते हुए घूसखोरी का तमगा हासिल कर लिया है। भारत की स्थिति एशिया में सबसे अधिक खराब है क्योंकि भारत में घूसखोरी की दर 39% है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में घूसखोरी के मामले में भारत टॉप पर है। वहीं 37% के साथ दूसरे पर कंबोडिया और 30% के साथ तीसरे पर इंडोनेशिया है। चीन की बात करें तो वहां घूसखोरी की दर 28% है। सबसे कम घूस देने वाले देश में मालदीव और जापान संयुक्त रूप से है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सर्वेक्षण में शामिल 47% लोगों का मानना है कि पिछले 12 महीनों में घूसखोरी बढ़ी है। भारत में करीब 46% लोगों ने सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पर्सनल कनेक्शन का सहारा लिया है। पर्सनल कनेक्शन का सहारा लेने में भारत के बाद इंडोनेशिया और चीन का नंबर आता है। भारत में जहां 46% लोगों ने पर्सनल कनेक्शन का सहारा लिया, वहीं इंडोनेशिया में 36 और चीन में 32% लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। ठीक इसके उलट जापान और कंबोडिया में महज 4 और 6% लोगों ने सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पर्सनल कनेक्शन का सहारा लिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जरिए किए गए सर्वे के पैमाने को भारत पार नहीं कर पाया है। सर्वे के दौरान लोगों से पिछले 12 महीनों में घूसखोरी के अनुभवों और धारणाओं की जानकारी मांगी गई थी, जिसमें बताया गया कि भारत में पुलिस को घूस देने वाले लोगों की संख्या 42% है।
वहीं पहचान पत्र जैसे कागजात बनवाने के लिए करीब 41% लोगों ने रिश्वत दी है, जबकि नेपाल में ये दर महज 12% है। आंकड़ों से साफ है कि कई छोटे देशों को भी पीछे छोड़ते हुए घूसखोरी में भारत आगे निकलता जा रहा है। ये छलांग देश का नाम खराब कर रही है, साथ ही देश की जड़ों को कमजोर बना रही है। अब सवाल उठता है कि क्या पीएम मोदी ने घूसखोरी पर लगाम कसने को लेकर झूठ बोला था? और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।